जब भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध लड़ा जाता है, तो एक मिलिट्री प्रोफेशनल की नजर सिर्फ इस बात पर नहीं होती है कि कौन जीता या कौन हारा। सैनिक की नजर इस बात पर होती है कि ये युद्ध कैसे लड़ा गया। हाल ही में पश्चिम एशिया में जो मिलिट्री एस्केलेशन हुआ, वो ईरान युद्ध हुआ, जिसे हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से भी जानते हैं, उसने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी डिक्शनरी को ही बदल कर रख दिया है। ईरान और उसके एडवर्सरीज के बीच हुए संघर्ष ने दुनिया भर की सेनाओं को अपने वॉर रूम्स में सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या कड़े सबक वहां पर छुपे हुए हैं, हमारे लिए उसमें से क्या सीख है। अगर कल भारत को 2.5 फ्रंट वॉर, इसका ही मतलब एक ही वक्त चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी के अलग अलग तरह के इश्यूज का अगर सामना करना पड़े, क्या हमारे आर्म फोर्सेस की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज इस नए जमाने के युद्ध के लिए, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार है या नहीं, इसको हम आज डिकोड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ड्रोन स्वॉर्म, हाइपरसोनिक थ्रेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा ही बदल दिया है। पेन और पेपर तैयार रखो, लेट्स डिकोड द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। लेसन नंबर वन, एरा ऑफ चीप किल्स। सबसे पहला और सबसे खतरनाक सबक जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी ने हमें दिया है, वो है असिमेट्रिक वॉरफेयर का नया रूप। जैसे का वैसा सामना करने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका कई मिलियन डॉलर्स का मिसाइल आपके ऊपर फेंकता है, तो आपको उतना ही महंगा मिसाइल उसके खिलाफ फेंकने की वहां पर जरूरत नहीं है। ये कॉन्वेंशनल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वहां पर नहीं है। यहां पर आता है असिमेट्रिक वॉरफेयर, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना। और ईरान ने वही चीज वहां पे किया, जहां पर कीमत वाले ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका देने में एक तरीके से सक्सेस हासिल किया। पहले बात करते हैं कि पुराने जमाने में युद्ध में आमना सामना टैंक्स और फाइटर जेट से होता था। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट में, यानी वेस्ट एशिया के इस कन्फ्लिक्ट में, हमने क्या देखा? कुछ नई चीज हमने देखी। लाखों करोड़ों डॉलर्स के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनौती दी गई मात्र कुछ हजार डॉलर के शाहेद और कामेकेजे ड्रोन्स ने। कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। $20,000 में एक शाहिद ड्रोन ईरान वहां पर तैयार करता है। वो इजराइल या अमेरिका के दिशा में फायर करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल या अमेरिका को इंटरसेप्टर मिसाइल्स या पैट्रियट मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनकी कीमत ओरिजिनल शाहिद ड्रोन्स की कीमत से कम 100 टाइम्स टू 200 टाइम्स ज्यादा है। यानी एक शाहिद ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका को 100 से 200 टाइम्स, 100 टू 200 टाइम्स ज्यादा खर्च वहां पर करना पड़ रहा है। इसे मिलिट्री टैक्टिक्स में सैचुरेशन अटैक्स कहते हैं। यानी इतने ज्यादा पैमाने पर ये कम से कम कीमत वाले एयर प्रोजेक्टाइल, इसका ही मतलब ड्रोन्स या मिसाइल्स या कामेकेजे ड्रोन्स का आप इस्तेमाल करो कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ठोक हो जाए, सैचुरेट वहां पर हो जाए। इसे ही हम कहते हैं सैचुरेशन अटैक। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स हमला करते हैं, तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन रेडार सिस्टम भी ओवरवेल्म या सैचुरेट हो जाता है। इन सारी चीजों से इंडिया ने क्या सीखना चाहिए? इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे पड़ोस में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर माना जाता है। अगर सचमुच में चाइना कल को अगर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ऐसे स्वॉर्म ड्रोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल अगर करता है, तो हम हर एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अपनी करोड़ों की मिसाइल फायर नहीं कर सकते। भारत को इसकी वजह से तुरंत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इसका ही मतलब लेजर हथियारों का, एंटी ड्रोन जैमर्स का और अपने खुद के ऑफेंसिव ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा, उसको इंडक्ट करना होगा। युद्ध अब महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि कॉस्ट टू किल रेशो, आई रिपीट, कॉस्ट टू किल रेशो से जीता जाएगा। पश्चिम एशिया के युद्ध में हमने देखा कॉस्ट टू किल रेशियो
अमेरिका के लिए 1:200 है, यानी ऑलमोस्ट 200 टाइम्स ज्यादा खर्चा अमेरिका को करना पड़ रहा है ईरान के उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। दैट इज व्हाट कॉस्ट टू किल रेशियो इज। भविष्य में भारत भी इस तरह के ड्रोन वॉरफेयर का मुकाबला करेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत को कीमत वाले इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम का, इस तरह के लेजर वेपन का वहां पर इस्तेमाल करना होगा। और यहां पर आता है टेक्नोलॉजी, यहां पर आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा बड़ा मिलिट्री लेसन जो हम इस पश्चिम एशिया के युद्ध से, इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से सीख सकते हैं, दैट इज द मिथ ऑफ द इम्पेनिट्रेबल शील्ड। इसका मतलब क्या? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हमने वहां पे देखा कि किस तरह से मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, किसी भी देश का हो, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है। दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स का एक कोऑर्डिनेटेड मिक्स वहां पर फायर करता है एक ही वक्त, तो एयर डिफेंस सिस्टम में ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। इसी बीच एंट्री होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। यह हाइपरसोनिक मिसाइल जो 5 मैक से भी ऊपर की स्पीड से उड़ान भरती है और अपना रास्ता बदल सकती है। यानी एक तरफ दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम ओवर सैचुरेट हो रही है, अलग अलग तरह के कम कीमत वाले ड्रोन्स, अलग अलग तरह के मिसाइल आप वहां पर भेज रहे हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को आप सैचुरेट कर रहे हो। और ये मौका देखते हुए, ये ब्लाइंड स्पॉट देखते हुए, अब आपका सबसे कारगर हथियार, आपके हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है, यानी साउंड के स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड वाले इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल आप वहां पर फायर कर रहे हो। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन, इतना बड़ा डैमेज आप दुश्मन के हद में जाके वहां पर कर सकते हो। सो इन चीजों से हमने क्या सीखना चाहिए? क्योंकि पश्चिम एशिया वॉर में ईरान ने ये सारी चीजें वहां पे की। इस चीज से हमने सीखना चाहिए कि हमारे पास भी S-400 टैंक और हमारे देश में बने हुए MR-SAM, इसका मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश जैसे बेहतरीन सिस्टम्स हैं। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट बताता है कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी, किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ डिफेंसिव माइंडसेट पे आधारित होकर नहीं चलेगा। हमें यानी भारत को डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आना होगा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स को और मजबूत करना पड़ेगा। हमारे लिए प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की इन्वेंट्री इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दुश्मन कोई भी हिमाकत करने से पहले प्रिवेंटिव रिटेलिएशन, इसका मतलब भारत की ओर से जब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसकी वजह से, वो उसकी डर की वजह से उन्हें कांप जाना चाहिए। यानी भारत के पास इस तरह की इन्वेंट्री, इस तरह की प्यूनिटिव रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी बढ़ाना, यही भारत का एक तरीके से संरक्षण वहां पर होगा। तीसरा लेसन जो हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से सीखना चाहिए, और वो है लेसन ऑफ इनविजिबल वॉर। युद्ध शुरू होने से पहले ही कम्युनिकेशंस को इस पश्चिम एशिया युद्ध में जैम कर दिया गया, रेडार्स को स्पूफ किया गया और जीपीएस सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया गया। आज के समय में अगर आपकी सेना का कम्युनिकेशन नेटवर्क ही ब्लॉक हो जाए, आपके एडवांस्ड हथियार सिर्फ लोहे के डिब्बे बनकर वहां पर रह जाएंगे, वो कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब सपोर्टिंग रोल में नहीं, ये युद्ध का मेन फ्रंट है। 7 डोमेन्स ऑफ वॉर, भूल जाओ वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डोमेन्स ऑफ वॉर, एयर, लैंड, सी, ये तो सारी चीजें कन्वेंशनल वॉरफेयर में आती है। अब आपको सोचना होगा साइबर वॉरफेयर के बारे में, अब आपको सोचना होगा स्पेस वॉरफेयर के बारे में, अब आपको सोचना होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में। ये जो है मॉडर्न वॉरफेयर के अलग अलग अंग है, और ये अब सपोर्टिंग रोल में नहीं रहे हैं। अब इनका महत्वपूर्ण रोल एज दी मेन कंपोनेंट, मेन फ्रंट ऑफ वॉर वहां पर है। और पश्चिम एशियाई युद्ध में भी इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसको देखते हुए भारत ने क्या करना चाहिए? भारत का फोकस एरिया क्या होना चाहिए? भारतीय सेना आज नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारे पास नेटवर्क्स पूरी तरीके से ईएमपी हार्डन्ड, इसका ही मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हार्डन्ड है क्या? या साइबर सिक्योर्ड इस तरह के सिस्टम हमारे पास है क्या?
ये प्रश्न हमने खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा लैग करते हैं, कहीं न कहीं हम पीछे हैं और इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। हमें एक डेडिकेटेड और बेहद ही आक्रामक साइबर कमांड की ज़रूरत है, जो सिर्फ हमारे नेटवर्क्स को डिफेंड ना करे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के पावर ग्रिड और कमांड सेंटर्स को भी भर में डार्क कर सके। स्पेस बेस्ड एसेट्स और खुद के नेविगेशन सिस्टम, जैसे भारत के पास नाविक है, उसकी कई सारी दिक्कतें चल रही है, लेकिन इस तरह की खुद की नेविगेशन सिस्टम का जब मिलिट्री इस्तेमाल करती है, तो वो एक तरीके से प्रबल वहां पर हो जाती है। अब इस तरह के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना ये ऑप्शनल नहीं रहा है, ये कंपलसरी बन गया है, मैंडेटरी बन गया है। चौथा और सबसे शायद क्रिटिकल लेसन जो हमने इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से सीखना चाहिए, दैट इज एमिनेशन सस्टेनमेंट। हमने इस पश्चिम एशिया के युद्ध में देखा है कि जब भयंकर गोलाबारी होती है, तो स्टॉक पाइल्स, इसका ही मतलब गोला बारूद का भंडार, बड़ी तेजी से खत्म होता है। अगर आप अपने हथियारों के स्पेयर पार्ट्स या गोला बारूद के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर है, तो युद्ध के समय वो देश पॉलिटिकल प्रेशर में आकर आपकी सप्लाई रोक सकता है, आपको एक्सपोज कर सकता है, आपको नेकेड कर सकता है और आपके देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत के लिए इसका सीधा अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये नेशनल सर्वाइवल की गारंटी है। भारत आज डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमें पता है पिछले साल 25,000 करोड़ और इस साल ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ हमने डिफेंस एक्सपोर्ट वहां पर किया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी सर्ज कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इसका मतलब अगर कल अचानक युद्ध छिड़ जाए, तो क्या सचमुच में हमारी डिफेंस प्राइवेट इंडस्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां रातों रात 24/7 काम करके सेना को लगातार एम्युनिशन सप्लाई कर सकती है क्या? ये प्रश्न हमने खुद को पूछना चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हमें सिखाता है कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता है, वो लॉन्ग टर्म वॉर, लंबा युद्ध भी नहीं जीत सकता है। मित्रों, चाइनीज फिलोसोफर और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सु ने कहा था, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका ही मतलब शांति के समय जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना खुद को ज्यादा ट्रेन करोगे, सही मायने में युद्ध में उतना ही आपका कम खून बहेगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दुनिया की तमाम सेनाओं के लिए एक लाइव केस स्टडी है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन, डिजिटल हार्डन्ड और प्रोफेशनल सेनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन बहादुरी के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में दुश्मन से 2 कदम आगे रहने के लिए विशेष प्रयास वहां पर करने होंगे। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, स्पेस वॉरफेयर हो, या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन कंट्रोल से संबंधित की गई अलग अलग तरह की वहां पर मूवमेंट। आप में से जो युवा फौजी अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। सेना को अब सिर्फ वॉरियर लड़ाके नहीं चाहिए, फाइटर नहीं चाहिए, सेना को टेक्नो वॉरियर्स और स्ट्रैटेजिक थिंकर्स चाहिए। अगर ये मिलिट्री एनालिसिस आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, डिफेंस एस्पिरेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करो और चैनल मिलिट्री मेंटोर डॉक्टर सतीश को सब्सक्राइब करो, ताकि आप ऐसी ही डीप इनसाइट से कभी ना चूके। तैयारी करते रहो, खुद पर विश्वास रखो और गर्व करो कि हम सारे भारतीय हैं। इन शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।